हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की 2024 की। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 8 बज गए हैं। आज करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, कृषि से संबंधित क्षेत्रों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री की थी, जिसमें हमने क्या किया था, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये हम कवर कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको देखनी है तो देख लीजिएगा। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें हमारे MCQ क्वेश्चन आंसर है। आज हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, और ये वन लाइनर हमारे 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज की क्लास में। तो प्लीज अंत तक जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक भारत में नहीं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। ठीक है, पंतनगर भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पर है? ये है पंतनगर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड जो ये 2 है, इसका संबंध क्या, किससे है? दुग्ध आपूर्ति से। तो ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध के उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है दूध की आपूर्ति से। दूध आपूर्ति से ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। कितना है? 17.4%। 2016 और 17 में यह दिया गया है 17.4%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। किससे? उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित, कृषि से संबंधित और प्रक्षेत्र का अंश कितना है? 17.4% भाग पर कृषि की जाती है। 2016 और 17 में ये पता किया गया। क्वेश्चन नंबर 16। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग, जो कृषि और ग्राम उद्योग है, उस योजना का उद्देश्य है, उसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन। कृषि निर्यात का संवर्धन से है। कृषि जो है उसका निर्यात, आयात मतलब मंगवाना, निर्यात मतलब कहीं बेच देना दूसरी जगह। तो कृषि निर्यात का संवर्धन, यह है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य है, कृषि निर्यात का संवर्धन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग जो हैं कर्मचारी मतलब काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नियोजित हैं। किसमें ज्यादा अपना समय लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग जो कर्मचारी हैं वे लगा रहे हैं कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में अपना समय लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा कृषि करते हैं यूपी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। सर्वाधिक प्रतिशत जो कर्मचारी है वे नियोजित है कृषि क्षेत्र में अपना जो है काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के श्रमिक बल में प्राय अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं।
तो जो भारत है, भारत का जो श्रम बल है यानी जो काम करने वाले लोग हैं, श्रम बल हैं, में प्राय अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं। तो कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? तो लगभग 60% लोग जो हैं, 60% लोग कृषि पर आधारित अपना जीवन यापन करते हैं। इतने श्रमिक बल, मतलब कृषि में काम करते हैं, श्रमिक बल का काम करते हैं ये लगभग 60% लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। केवल और केवल 40 क्वेश्चन है अपने, तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, तो जल्दी से जल्दी कवर करेंगे 40 के 40 क्वेश्चन को। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। तो विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है। तो क्या सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल, जो विकास होता है, भारत का जो विकास यानी डेवलपमेंट चल रही है, उसका मॉडल सुरक्षा करता है। तो क्या सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति पर्सन और स्टेट दोनों के हितों का करता है। क्या सुरक्षा करता है? दोनों के हितों की, व्यक्ति और राज्य दोनों की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। जो राष्ट्रीय नियोजन है, आर्थिक यानी पैसे से संबंधित जो नियोजन है, उसके युग के आरंभ से ही स्टार्टिंग से ही जो भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना है? तो भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। जो है कृषि से संबंधित जो भी है हिस्सा, वो निरंतर कम होता रहा है। तो ये रहेगा आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से, जब से आर्थिक नियोजन का युग शुरू हुआ है, तब से जो भारत की सकल राष्ट्रीय आय है, वह उसमें कृषि का जो हिस्सा है वह निरंतर कम होता जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यह है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह तथा अब्दुल कलाम आजाद में से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था। समर्थक इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से क्या रहेगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू ने कृषि के विचार का समर्थन किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कृषि के विचार का समर्थन किया था, लेकिन जो है चरण सिंह हैं, इन्होंने कृषि क्षेत्र के विचार का समर्थन नहीं किया था, और अब्दुल कलाम ने भी कृषि के विचार का समर्थन किया था। तो यहाँ पर रहेगा आंसर, चरण सिंह ने सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया था, चरण सिंह ने नहीं किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और अब्दुल कलाम आजाद ने क्या किया था? कृषि के विचार का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार तथा बहुफसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो भूमि सुधार का हिस्सा क्या नहीं है? इनमें से भूमि सुधार का इनमें से क्या हिस्सा नहीं है? बहुफसलीय योजना जो है, बहुफसलीय योजना यानी बहुत सारी फसलें उगाना, ये योजना बनाना कि एक ही खेत में बहुत सारी फसलें उगाना है, तो बहुफसलीय योजना है, यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाएगा तो भूमि उपजाऊ नहीं होगी, वह बंजर होती चली जाएगी। तो बहुफसलीय योजना है, यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं होगी।
एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यानी जमींदारी जो प्रथा चली आ रही थी, जमींदारी प्रथा, उसका उन्मूलन करना यानी उसको खत्म करना। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, और जो भूमि जोतने की अधिकतम सीमा है उसको पहले से निर्धारित कर दिया जाना। और काश्तकारी सुधार, काश्तकारी में भी सुधार करना। तथा बहुफसलीय योजना में से भारत में कौन सा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जो है बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, सोयाबीन खेती के अंतर्गत अक्षेत्र सर्वाधिक है। तो सोयाबीन खेती के अंतर्गत जो है अक्षेत्र सर्वाधिक, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर उगती है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन खेती के अंतर्गत अक्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर में से एक नकदी फसल नहीं है। नकदी मतलब नकदी क्या होती है? एक नकदी फसल है, नहीं है, नहीं है जो बिकने वाली, ज्यादा नकदी, नकदी जिससे पैसा आता है। तंबाकू, कपास, सोयाबीन तथा रबर, रबर से भी आता है, कपास से भी आता है, तंबाकू से भी आता है, लेकिन सोयाबीन से नकदी फसलें नहीं है। सोयाबीन नकदी फसल में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल 40 क्वेश्चन है, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। आज जल्दी से इसको आधा घंटे में कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको सब तरह के सब्जेक्ट्स का मैटर मिलेगा, हर तरह के सब्जेक्ट्स जो जीके में आते हैं और जो आर्ट से रिलेटेड है, हर एक सब्जेक्ट की जीके आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस चैनल पर। क्योंकि यहाँ पर आप हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, पॉलिटी जीके, इकोनॉमिक्स जीके और साइंस जीके, साइंस में भी जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जीके, हर तरह की जीके यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से अच्छा मैटर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब सीरीज वाइज करते हैं, जैसे कि साइंस अभी टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, और इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017 विश्व में सर्वाधिक है, कहाँ पर है? तो जो कपास होती है, कपास का प्रति हेक्टेयर में जो कपास उगती है, उत्पादन 2017 विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर रहा है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहा है? तो यह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? कपास सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में रही है सर्वाधिक। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की सिंचाई के लिए ताज निकलने की अवस्था है। तो गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? ताज निकलने की अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर गेहूं उगता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वह होता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद होता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद होता है पंजाब में। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर पूछ लिया जाए तो आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद आएगा पंजाब में। तो ये रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जो लेट हो गए हैं वो दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर लेट हो गए हो तो।
और प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, केवल आधे घंटे की क्लास ही हम रखेंगे आज की। केवल 40 क्वेश्चन ही आज मैंने रखे हैं और सारे वन लाइनर है, तो स्पीडली करेंगे। 18 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं फ्रेंड्स, तो 15 मिनट में हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर 15 मिनट में हमारे 20 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो आधे घंटे की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिएगा। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में जो फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, फसल अगर नष्ट हो जाती है तो उसका बीमा मिल जाता है, मतलब उसके पैसे मिल जाते हैं। तो फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ है भारत में, यह कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1885 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। जो है व्यापक फसल बीमा योजना होती है, एक होती है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है। तो व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो यहाँ व्यापक फसल बीमा योजना थी पहले, फिर उसकी जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चालू कर दी गई। तो यह कब चालू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चालू की गई वर्ष 1999 में, 1999 में। कब? 1999 में। और फसल बीमा योजना 1985 में, 1985 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया। कौन सी फसल पर लागू किया गया? राष्ट्रीय कृषि बीमा जो लागू की गई 1999 में की गई, और यह जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, इसको खरीफ फसल, कौन सी फसल? खरीफ फसल पर लागू किया गया। खरीफ फसल पर लागू किया गया। कब किया गया? बजट 2004 और 5 में। बजट 2004 और 5 में। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया। कौन सी फसल पर? खरीफ फसल पर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान ही योजना लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, क्या? बही योजना, किसान बही योजना लागू की गई उत्तर प्रदेश में। कब की गई? उत्तर प्रदेश में जो है किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में। कब? 1992 में उत्तर प्रदेश में कृषि बही योजना लागू की गई, 1992 में। आगे चलते हैं, 22 क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 और 75 में शुरू किया गया था। कब किया गया था शुरू? 1975, 74 और 75 में। तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। तो जल उपयोग दक्षता विकास के लिए, किसके लिए? जल उपयोग दक्षता विकास के लिए, जल उपयोग दक्षता विकास के लिए कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, और यह जल उपयोग दक्षता विकास के लिए शुरू किया गया। आगे चलते हैं, 23 क्वेश्चन। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो कहाँ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कब प्रकाशित हुई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ठीक है फ्रेंड्स। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था। तो जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया
5 मई 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया। 5 मई 2025 से 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्या उद्देश्य रहा है? बागवानी क्षेत्र में ऊंची संवर्धित प्राप्त करना और सस्योत्तर अवस्था करना तथा मानव संसाधन विकास करना। तो हर तरह से विकास करना था राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य। बागानी क्षेत्र में बागानी क्षेत्र में ऊंची संवर्धि प्राप्त करना और सस्योत्तर अवस्था करना तथा मानव संसाधनों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 27, 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो क्या कराती है? 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। कृषि श्रमिक जो कृषि श्रमिक मतलब कृषि में काम करने वाले, सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। क्या? पेंशन तथा बीमा लाभ। क्या प्राप्त कराती है? पेंशन तथा बीमा लाभ। और ये पेंशन तथा बीमा लाभ ये 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई। तो कब आरंभ की गई? लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई वर्ष 1971 में। कृषक विकास योजना आरंभ, जो काम करने वाले हैं उनका विकास यानी उनकी डेवलपमेंट, तो ये वर्ष 1971 से आरंभ किया गया कृषि विकास योजना 1971। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। केवल और केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी, केवल और केवल 10 मिनट, मोर देन 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, तो इससे पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 29 क्वेश्चन है, गन्ने की उचित तथा लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है। तो क्या अनुमोदित करती है? गन्ने की उचित तथा लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है राष्ट्रीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। याद करो इसको, गन्ने की उचित तथा लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करती है। कौन अनुमोदित करती है? जो गन्ने की कीमत होती है उसको कौन डिसाइड करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ये सब डिसाइड करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कृषि लागत और कृषि आयोग वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? कुल 23 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। कृषि लागत और कृषि आयोग जो होते हैं ये CACP वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत घोषणा करता है। तो क्या घोषणा करते हैं कृषि लागत और कृषि आयोग? दोनों कुल 23 फसलों के मूल्यों को ये डिसाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ हुआ? खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 और 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ हुआ। 2007 और 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ हुआ। 32 क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ। तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है वह प्रभावी कब हुआ? वर्ष 2007 और 8 की रबी फसल से जो है खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, केवल और केवल 40 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, केवल और केवल 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 33 क्वेश्चन क्या है? पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है। जो पीली क्रांति है वो किस चीज़ से संबंधित है? सरसों उत्पादन से। पीत क्रांति भी पीली होती है, तो पीत माने पीला। पीत क्रांति तथा पीली क्रांति संबंधित है सरसों उद्योग से, सरसों उत्पाद से या तिलहन से। सरसों उत्पाद से या तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है, सरसों उत्पादन से या तिलहन से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हरित क्रांति से भारत के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से रहे हैं? जो हरित क्रांति हुई थी, सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को हुआ था? पंजाब को हुआ था, हरियाणा को हुआ था तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था। कौन से ऐसे राज्य रहे हैं जिससे हरित क्रांति से उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था? तो ये हुए थे पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। 35 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित दूसरी जो हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक या ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार करना। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित थी दूसरी हरित क्रांति, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित दूसरी जो हरित क्रांति है उसमें सम्मिलित है। यानी उसमें क्या सम्मिलित है, उसमें क्या उद्देश्य रहा है? भारतीय कृषकों को, भारत के कृषक थे जो कृषि करते हैं, कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, यानी वो पूरे देश में कहीं पर भी अपनी कृषि व्यापार कर सकता है, तो कृषि व्यापार में सहभागिता और फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, और फसल के जो उगाने के बाद उसमें जो क्षति होती है उसको कम से कम करना तथा फसलों के भंडारण में सुधार करना, और जो फसल उगाते हैं उसका जो भंडारण होता है उसमें सुधार करना कि ज़्यादा अच्छी से अच्छी फसल हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। तो ये सभी प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित दूसरी हरित क्रांति में सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल 35 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल 5 क्वेश्चन अपने बचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब। तो 36 क्वेश्चन, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो यह है जैविक खेती। जैविक खेती जो है कृषि करने की वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने में सहायक है। कृषि की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण को संरक्षण यानी बचाने में सहायक है, तो जैविक खेती है। ठीक है, क्या है? जैविक खेती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं आजकल एग्जाम्स में, जो कि आपका टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। और लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो फ्रेंड्स, हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है? वह भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। अब जो भारत है थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यानी खुद से भारत अपना जो है खाद्यान्न उत्पादन अच्छे से मैनेज कर रहा है ताकि उसकी सारी पूर्ति हो जाए और उसको आयात नहीं करना पड़े।
ठीक है फ्रेंड्स, आयात मतलब मंगवाना और निर्यात मतलब बेचना, भेजना कहीं पर, तो ये रहेगा। तो बिल्कुल सही कारण है और पूरा कथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो क्या है? भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो खाने योग्य तेल, खाने योग्य तेल जो है ये है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ। जो मुख्य है कृषि पदार्थ है, क्या है? एक कृषि पदार्थ है मुख्य, जो कि आयात मतलब मंगवाना, आयात मद है। तो आयात सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है किस चीज़ का? खाने योग्य तेल का सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है कृषि पदार्थ में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। तो निर्यात हेतु आम की, निर्यात मतलब भेजना, निर्यात मतलब भेजना। तो निर्यात हेतु आम की जो पसंदीदा प्रजाति है उसका नाम पूछा गया है। तो अल्फांजो, क्या नाम है? अल्फांजो है निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। अल्फांजो निर्यात हेतु आम की जो है क्या है? एक पसंदीदा प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल तथा भूमि जो है राज्य में से एक शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? किसी फार्म के चल लागत पूंजी में बीज है, उर्वरक है, सिंचाई जल है तथा भूमि राजस्व है। तो इनमें से एक शामिल नहीं है। तो बीज भी जरूरत पड़ेगी खेती के लिए, उर्वरक की भी जरूरत पड़ेगी, सिंचाई सिंचाई के लिए जल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ये भूमि राजस्व, तो इसमें से यह शामिल नहीं है। भूमि राजस्व बिल्कुल ही अलग हो गया, तो ये शामिल नहीं है। तो ये हो गए फ्रेंड्स अपने 40 क्वेश्चंस। मैंने जैसे कि आपको कहा था हम आज की क्लास बहुत ही जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। मैं आपकी 40 मिनट्स आज की नहीं लूँगी, तो एंजॉय कीजिए, नया साल मनाइए। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और फ्रेंड्स, डेली अपनी 8 बजे क्लास रहती है, प्लीज़ आप टाइम से क्लास पे आ जाया करें। और एक हमारी 3 बजे साइंस की क्लास रहती है, तो उस पर भी आप डेली अटेंड किया करें। केवल आधे घंटे की अपनी वो क्लास होती है। तो कीप स्माइल और अपना ख्याल रखें और इन्जॉय करें। पूरे साल में अपना जो है एक गोल बनाएं, डेली अपना एक गोल बनाएं और उसको डेली के डेली कंप्लीट करें। क्योंकि अगर एक ही बार हम हर कुछ गोल बना के रख देंगे तो हम बोर हो जाएंगे वही काम करते करते। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कल मिलेंगे 3 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।